तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों आता है ये। तो भाई सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देखनी होगी। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, मान लो ये एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो भाई ध्यान रखना, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो इनका जो जो इंटरफेस होता है वहां पे कांटेक्ट फोर्स एक्ट करते हैं, जो कि किस वजह से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। क्योंकि जो दो बॉडी है, एक ये सरफेस और एक ये ऑब्जेक्ट, ये दो बॉडी है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करते हैं। तो भाई ध्यान रखना, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। वो कैसे होता है, मान लो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, इस पे इस सरफेस की वजह से एक फोर्स आएगा नॉर्मल टू द सरफेस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और एक आता है इसका कंपोनेंट, ये कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है, तो एक आता है नॉर्मल टू सरफेस, एक आता है पैरेलल टू सरफेस। तो भाई पैरेलल टू सरफेस जो आता है इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स होता है एन। तो भाई ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये सरफेस बी है, तो जो ए ऑब्जेक्ट है इस पर लगने वाले दो फोर्सेस हैं, किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से। तो भाई अभी मैं खाली इतना दिखा रहा हूँ कि इस सरफेस की वजह से इस पर क्या क्या फोर्स आएंगे। एक आएगा नॉर्मल, एक आएगा पैरेलल टू द सरफेस। तो भाई इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और इनका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है एफ नेट। ये एफ नेट जो है कॉन्टेक्ट फोर्स है। नेट फोर्स जो लग रहा है इस सरफेस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस सरफेस की वजह से, बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ए पे, वो है एफ नेट, जो कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। किन किन फोर्सेस का, एक है नॉर्मल फोर्स, एक है फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई अब ध्यान रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पे दो फोर्सेस लगा रही है, तो बॉडी ए भी जो है बॉडी बी पे दो फोर्सेस लगाएगी, और इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। तो बॉडी जो ए थी इस पर फोर्स लग रहे थे, तो जो बी सरफेस है यहाँ पे हमारा, ये जो सरफेस है बी, इस पे जो है ए पे ये लगा रहा था ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, तो ए भी इस पे लगाएगा नीचे की ओर, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मैग्नीट्यूड भी एन होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है नीचे की ओर होगी। और ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था बी इधर की ओर। अभी मैंने मान लिया, आगे हम देखेंगे ये कैसे आता है, क्यों आता है। तो बी पे ए लगाएगा इसके ही बराबर लेकिन अपोजिट, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड तो एफ होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो भाई ये है हमारे कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं यहाँ पे दो आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक पैरेलल टू सरफेस आता है। इनका रिजल्टेंट जो है एफ नेट, ये टोटल कांटेक्ट फोर्स हुआ, रिजल्टेंट हुआ एफ नेट। तो भाई ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आता है, ये जो इंटरफेस है इसके पैरेलल जो कंपोनेंट आता है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई स्मॉल एफ जो है ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो अब देखते हैं डिटेल में कि कैसे ये आता है और क्यों आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 400 ग्राम। तो भाई 400 ग्राम इसका वेट है, ग्राम को मैं जीएम लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 400 ग्राम इसका वेट है, और जो है ये इस सरफेस पे मूव कर रहा है, मान लो स्लाइड कर रहा है इस सरफेस पे। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे वो है 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगता है इस सरफेस की वजह से, और सरफेस पे ये स्लाइड कर रहा है इस सरफेस पे। तो भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बॉडी पे लगने वाला टोटल कांटेक्ट फोर्स आप बताओ, और उसका एंगल बताओ आप वर्टिकल से। तो भाई ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या करना है, पहले हम देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी हम बनाएंगे, एफबीडी इस ऑब्जेक्ट को ए बोल दो, तो ए ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे एफबीडी यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं, मतलब कि खाली आप ऑब्जेक्ट को बनाओ पहले तो भाई ऑब्जेक्ट को बनाओ। अब मान लो स्लाइड कर रहा है, तो मैंने बोल दिया इसकी स्लाइडिंग की डायरेक्शन ये है,
यहाँ की ओर ये स्लाइड कर रहा है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा। जैसे ए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो भाई ए जो है यहाँ की ओर स्लाइड कर रहा है और बी तो स्टेशनरी है क्योंकि एक सरफेस है, स्टेशनरी है। तो ए का जो रिलेटिव मोशन है बी के रिस्पेक्ट में यहाँ की ओर है क्योंकि यहाँ को ये स्लाइड कर रहा है, बी रुका हुआ है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो यहाँ की ओर है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो भाई पहला चीज तो ये होगी, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो गिवन है 3 न्यूटन, तो भाई 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आएगा ए ऑब्जेक्ट पे, और रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ए का रिलेटिव मोशन जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी यहाँ की ओर है, तो फ्रिक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और भाई अभी मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा सरफेस की वजह से, और तीसरा फोर्स जो इसका खुद का वेट है वो है mg, मास इसका जो है m 400 ग्राम है, यानी कि 0.4 kg है, और g इस क्वेश्चन में गिवन है, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई g जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो mg जो है इसका वेट है वो आ गया 0.4 इंटू 10 यानी कि 4 न्यूटन। तो भाई इसका वेट लग रहा होगा 4 न्यूटन, और जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है और इधर को ये मोशन कर रहा है। तो भाई इसकी एफबीडी अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भाई सिग्मा एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 4, ये 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन। तो भाई यहाँ पर से निकल के आ गया सिग्मा एफ वाई 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो n की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ने हमें पूछा था कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ कितना है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है और उसका एंगल बताओ, एंगल विद वर्टिकल। तो भाई वर्टिकल से हमें एंगल पूछा था और कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था कितना है। तो भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जो फ्रिक्शन लग रहा है और जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उनका रिजल्टेंट होता है। तो नॉर्मल फोर्स हमें पता लग गया है 4 न्यूटन है और फ्रिक्शन है 3 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट भाई आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, सिंपली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट वो निकल के आ रहा है 5 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एंगल है वर्टिकल से ये बताओ, ये एंगल जो है थीटा ये बताओ। तो भाई एक चीज यहाँ पे आपको देखनी होगी, ये साइड जो है अगर ये 4 है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा, 4 ये है, 3 न्यूटन ये है, ये जो है 3 न्यूटन है, ऊपर को 4 है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ट्राइंगल कौन सा वाला बन रहा है, ये 3 है, ये 4 है, तो भाई ये आ जाएगा आपका, हमें ये निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये एंगल निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्टिकल से। तो ये साइड 5 है, ये 4 है, और इसके पैरेलल आप डाल दो तो ये भी 3 आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है 5 न्यूटन है, ये 4 है 4 न्यूटन, और ये वैल्यू है 3 न्यूटन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 न्यूटन है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी 5 4 3 का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 3 न्यूटन वाली साइड ये है, तो इसमें आप ध्यान रखना 5 4 3 का जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये एंगल तो दिख रहा है 90 डिग्री है, तो भाई ये 2 एंगल जो आते हैं, एक आता है 37 डिग्री, एक आता है 53 डिग्री, ये आप याद रख लो, क्योंकि ये बार बार आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में, बार बार आएगा जब 3 4 5 का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ध्यान रखना जो बड़ी वाली साइड है 4 और हाइपोटेनियस जो है 5, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये आता है 37 डिग्री और ये आता है 53 डिग्री। जो 3 वाले से एंगल बनाएगा हाइपोटेनियस, ये आएगा 53 डिग्री। तो भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, 5 न्यूटन, इसका एंगल वर्टिकल से बताने हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है 4 है। तो भाई ये एंगल जो है हमेशा कम होगा, जो हाइपोटेनस का एंगल है बड़ी वाली साइड से, बेस किसी को भी बोल सकते हो, पर 3 और 4 में जो बड़ा है, जो बड़ी वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस से एंगल कम बनाएगी 37, और जो 3 वाली है 53 बनाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल आ जाएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा 37 डिग्री, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो यहाँ पे आया इस फ्रिक्शन और इस नॉर्मल का जो रिजल्टेंट ऐसे आया था, इसका एंगल जो होगा वर्टिकल से ये 37 डिग्री होगा। और ध्यान रखना ये चीज आप अपने टिप्स पे रख लो, इसे याद करके रख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आएगा 3 4 5 का, तो जो
3 वाले का एंगल है 5 से वो हमेशा 53 आएगा, और 4 वाले का जो एंगल आ रहा है हाइपोटेनियस यानी कि 5 से वो आएगा 37 डिग्री। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, और उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक नॉर्मल टू सरफेस, एक आता है पैरेलल टू सरफेस। तो भाई नॉर्मल टू सरफेस वाले को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल कंपोनेंट, और जो पैरेलल टू सरफेस आता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो भाई ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट पे आपको फ्रिक्शन निकालना है दूसरे की वजह से। अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी था, तो अगर ए पे फ्रिक्शन निकालना है बी की वजह से, तो आप कुछ मत करो, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ ए की। अगर ए यहाँ को मूव कर रहा है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो राइट की ओर। और हमेशा फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ए पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो बी की वजह से एक्ट करेगा। जो ए ऑब्जेक्ट जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो वो नीचे वाले सरफेस की वजह से लगेगा, और जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है ए की, जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है बी के रिस्पेक्ट में, वो हमें पता लगती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए जो है बी के रिस्पेक्ट में यहाँ की ओर रिलेटिव मोशन कर रहा है राइट की ओर, तो बी की वजह से जो फ्रिक्शन आएगा ए पे वो आएगा लेफ्ट की ओर। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए जो आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी ए विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। तो भाई ये कंडीशन है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये चीज आप देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं उसे पढ़ेंगे। तो भाई फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, पर मेनली जो होता है ज्यादा जिनको हमें ज्यादा पढ़ना है वो है दो टाइप के। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भाई ये दो चीजें, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दो बॉडीज के बीच में नो रिलेटिव मोशन, जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है दो बॉडी के बीच में। तो भाई ये चीज ध्यान रखना। अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को पहले हम पढ़ेंगे। तो भाई इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस सरफेस पे। तो भाई यहाँ पे एक आदमी आया, एक आदमी यहाँ पे से आया, और ये क्या कर रहा है, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे रखा हुआ था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। तो भाई इस आदमी ने इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारने की कोशिश करी। तो ध्यान रखना, पहले इस आदमी ने छोटा सा फोर्स लगाया, तो भाई इसने देखा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ाएगा। तो भाई मान लो इसने बहुत कम फोर्स लगाया पहले, जैसे वॉल है, मान लो ये वॉल है या फिर कोई टेबल है, अगर ये एक टेबल यहाँ पे रखी होती, मैं उसे बहुत ही हल्का फोर्स खाली उंगली से ऐसे टच कर रहा होता, तो फोर्स तो लग रहा है मेरी उंगली से, लेकिन टेबल मूव नहीं करती। तो इसी तरह से आदमी इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, तो इसने धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ाया। तो कई देर तक जो इसका फोर्स है, टाइम अगर ये टाइम है और इधर को इसका फोर्स हम देखें, तो धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहा है ऐसे करके। तो भाई जब तक कुछ टाइम तक इसने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसने देखा कि फोर्स बढ़ रहा है मेरा, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो अगर कोई फोर्स इस पे लग रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन तो आना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये सरफेस है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो मोशन तो होना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए बॉडी में। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर जो भी है एक्सेलरेशन, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। तो भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहिए। तो इसका मतलब ये फोर्स अकेला नहीं होगा, कोई एक फोर्स यहाँ से आ रहा होगा जो इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, ताकि नेट फोर्स जो इस बॉडी पे है वो जीरो हो जा रहा है, इस वजह से इसका मोशन नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे इसने अपने फोर्स को बढ़ाया। तो एक टाइम ऐसा आया
जब इसने फोर्स को बढ़ाते गया तो ये जो बॉडी है ये मूव हो जाएगी। तो भाई इसका क्या मतलब है, मान लो इसका जो फोर्स है पहले 1 न्यूटन का था लेकिन ये मूव नहीं करा, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन आ रहा है इसने भी अपनी वैल्यू को 1 न्यूटन करा, फिर इसने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तब भी मोशन नहीं हुआ, तो इसने भी अपनी वैल्यू को 2 न्यूटन करा, क्योंकि भाई बॉडी मूव नहीं कर रही तो इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, यानी कि दोनों साइड से जो फोर्स है बैलेंस हो रहे होंगे। तो भाई इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी के बराबर फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, यानी कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और जस्ट जब ये 10 न्यूटन फोर्स लगा उससे पहले तक मोशन नहीं हो रहा था, यानी फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके इस फोर्स के बराबर अपने को बना ले रहा था, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स लगाते ही जो है ऑब्जेक्ट मूव कर गया, यानी कि इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो गई 10 न्यूटन, इससे ज़्यादा ये फ्रिक्शन अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो भाई ध्यान रखना, जो एफ मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये 1 न्यूटन भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, 2 न्यूटन ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, 10 न्यूटन भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे बोलते हैं एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने को बढ़ा रहा है जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद को बढ़ा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी कि इस वैल्यू से ज़्यादा ये खुद को नहीं बढ़ा सकता, और अगर एक्सटर्नल फोर्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन से ज़्यादा थोड़ा सा फोर्स लगाती मूव कर जा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा हुआ एफ एक्सटर्नल, अगर इस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा और रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी खत्म हो जाएगी। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से खुद को सेल्फ एडजस्ट करेगा और एक्सटर्नल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू तक लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने को बढ़ा लेगा। लेकिन उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके बाद फेल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो भाई एफ स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो निकल के आती है म्यू एस इंटू एन। तो भाई इसमें एन क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा इन दो सरफेसेस के बीच में, जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे इस सरफेस की वजह से, उतना ही इस सरफेस पे भी आएगा इस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन है। और म्यू एस है जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है मटेरियल, दो ऑब्जेक्ट जो है, जो दो बॉडी है इनके बीच का जो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। तो ये डिपेंड करता है, ये जो दो मटेरियल है इनके ऊपर डिपेंड करता है, और रफनेस जो है दो सरफेस की उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, कितना जो है कांटेक्ट एरिया दोनों का कॉमन आ रहा है, यानी कि कितना एरिया कांटेक्ट पे है उस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई कहानी क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी ये है कि जब भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा दो बॉडी के बीच में तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, और अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद को एडजस्ट करेगा उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। लेकिन इसकी एक क्षमता है, एक लिमिट है, जिसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फेल हो जाएगा और रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से, तो भाई यहाँ पे मोशन देखने को मिल जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा लगा दिया आपने म्यू एस इंटू एन, जो कि लिमिटिंग वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, अगर मान लो ये जो दो ऑब्जेक्ट सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो इसने खुद को एडजस्ट करा स्टैटिक फ्रिक्शन ने, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू मान लो 10 न्यूटन थी, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अगर लिमिटिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 न्यूटन थी, लेकिन आपने 10.1 न्यूटन या फिर 10.01 न्यूटन फोर्स लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इससे ज़्यादा खुद को एडजस्ट नहीं कर सकता, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया,
यहाँ से लगने वाला फोर्स 10.01 हो गया और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इस कंडीशन में 10 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो अगर ये लगने वाला फोर्स इससे ज़्यादा हो गया तो नेट रिजल्टेंट इधर को आ जाएगा, एफ नेट, एक नेट फोर्स यहाँ को आ जाएगा, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो भाई ये है कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं, जो म्यू एस है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे एक सरफेस है, ये कोई एक प्लैंक है लकड़ी का, वुडन प्लैंक, यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है। तो भाई वुडन प्लैंक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट है ए। तो भाई इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे हमें निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इस वुडन प्लैंक को पहले तो किसी भी एक टेबल पे इसको फिक्स कर देंगे, और वुडन प्लैंक भी फिक्स है, और इस वुडन प्लैंक से हम एक पुली कनेक्ट करेंगे जो कि खाली रोटेट हो सकती है और हिल नहीं सकती अपनी जगह से। वुडन प्लैंक से पुली कनेक्टेड है और वुडन प्लैंक इस टेबल पे हमने फिक्स कर दी। मान लो ये टेबल है, ये इसके पैर है टेबल के, वुडन प्लैंक को फिक्स कर दिया इस टेबल पे और वुडन प्लैंक से कनेक्ट कर दी एक पुली जो खाली रोटेट हो सकती है, और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, और यहाँ पे एक वेट, एक हैंगर हमने लगा दिया। हैंगर ये है, हैंगर मतलब इसमें हम कई सारे वेट लगा सकते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे वेट हम इसमें हैंग कर सकते हैं। तो भाई ये एक हैंगर है, यहाँ पे एक हैंगर हमने लगा दिया। हमें क्या बताना है, इस बॉडी ए और इस वुडन प्लैंक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो हमें निकालना है। तो भाई इस पुली को थोड़ा आप बाहर की ओर कर लो, क्योंकि ऐसे कर लेते हैं, ये पुली है और एक स्ट्रिंग इससे पास हो रही है और ए से कनेक्टेड है, और जो एक स्ट्रिंग है वो इस हैंगर से कनेक्टेड है, और ये पुली जो है इस प्लैंक के से फिक्स कर रखी है, खाली रोटेट हो सकती है, एक पिन मार के खाली रोटेट हो सकती है, पिन हमने लगाई हुई है जिसके अबाउट ये रोटेट होगी। तो भाई सबसे पहले मान लो ये जो ए है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, ये जो ए ऑब्जेक्ट है तो इस पर एक तो वुडन प्लैंक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा एन, एक इसका खुद का वेट होगा डब्ल्यू, और इधर को होगा टेंशन फोर्स जो इस स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग केवल पुल कर सकती है तो इस ए ऑब्जेक्ट को पुल कर रही होगी ये स्ट्रिंग। तो भाई इस हैंगर पे हम वेट जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इस पर कुछ वेट्स हम लगाएंगे, और जैसे ही हम देखेंगे कि इन वेट्स की वजह से ये जो सिस्टम है मूव करने लग गया, पहले तो क्या होगा, एक बैलेंस बना होगा, ये भी मूव नहीं कर रहा होगा और ये भी, धीरे धीरे हम वेट बढ़ाएंगे। तो जब इस हैंगर का टोटल वेट W2 हो जाएगा तो उस समय जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला होगा, यानी कि रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, रिलेटिव मोशन शुरू नहीं हुआ है। जस्ट जब ये वेट जो है बढ़ाते बढ़ाते W2 को रीच कर जाएगा तो उस समय ये जो सिस्टम है, ये स्ट्रिंग और ये ए जो ऑब्जेक्ट है मूव करने लगेगा, हैंगर नीचे को आने लगेगा। जस्ट जब ये मोशन शुरू हो ही रहा होगा उस समय हम देखेंगे इस ए का वेट मैंने W1 मान लिया। तो भाई इस पे एक चीज होगी, अब देखो टेंशन इधर को लग रहा है और वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस रहेगा, क्योंकि ए जो है इस प्लेन के अक्रॉस यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन कोई मोशन नहीं देखा जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं n इज इक्वल टू W1 है, और ए जब ये हैंगर नीचे को आएगा तो ए की टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन जो होगा ए का यहाँ की ओर होगा, प्लेन तो फिक्स रखा हुआ है, ए की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेन यहाँ की ओर आएगी। जैसे ही रिलेटिव मोशन शुरू होगा तो ए पे जो फ्रिक्शन आएगा वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेन के अपोजिट आएगा। तो इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे म्यू एस इंटू एन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट रिलेटिव मोशन स्टार्ट ही होने वाला होगा तो उस समय फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर जाएगा, जो कि होती है म्यू एस इंटू एन। तो भाई यहाँ से अभी भी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मोशन स्टार्ट जस्ट होने वाला है, तो भाई इस कंडीशन में भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस अप्लाई करेंगे तो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा T1 T जो टेंशन है, और ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग है, पुली जो है फ्रिक्शन लेस है, तो जो टेंशन यहाँ लग रही होगी T वही यहाँ भी लगेगी। तो हैंगर पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक है टेंशन फोर्स, एक है W2, क्योंकि हैंगर पे अभी हमने मास जैसे जैसे लगाए तो एक
पॉइंट आया जब ये मोशन करना जस्ट स्टार्ट करने वाला है, उस समय इसका वेट था W2 और एक्सेलरेशन हम दिखा नहीं रहे क्योंकि मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो भाई इस हैंगर पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से T इज इक्वल टू W2 निकल के आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है। T इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है और n की वैल्यू है W1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यू एस इंटू W1 इज इक्वल टू T, क्योंकि n की जगह W1 हमने पुट कर दिया और T की वैल्यू है W2। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी आप इक्वेट कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आ गया म्यू एस इंटू W1 इज इक्वल टू W2। तो भाई W1 तो कांस्टेंट है इस ऑब्जेक्ट का जो वेट था, तो म्यू एस निकल के आ जाएगा W2 बाई W1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको इस हैंगर वाले मेथड की हेल्प से निकल के आता है W2 बाई W1, जहाँ पे W1 तो वेट है इस बॉडी A का, W2 एक वैल्यू रहेगी हैंगर के वेट की, वो वैल्यू जब ये सिस्टम जस्ट मूव करना स्टार्ट करने वाला होगा। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है और W2 वो वैल्यू है जहाँ पर ये सिस्टम जस्ट मूव करना शुरू करेगा। तो कोई भी दो बॉडीज के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऐसे हम निकाल सकते हैं W2 बाई W1, इसकी वैल्यू आ गई। तो भाई इसको देख लेना। अब आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। तो भाई अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है हमें इंक्लाइंड प्लेन पे। तो भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक वेट हमने रखा हुआ है, मास इसमें एक m मास रखा हुआ है जिसका मास है m। ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से उसको हम चेंज कर सकते हैं, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रीच हो जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाता है। लिमिटिंग वैल्यू इसकी जो होती है, जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। एन होता है नॉर्मल रिएक्शन, और भाई इस वैल्यू पे जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन ये पहुंच जाएगा तो समझ लेना मोशन स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मान लो इनिशियली अल्फा था और अभी जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट जो है m मास का हमने रखा हुआ है, इसका एंगल इनिशियली अल्फा है। तो इसका झुकाव जो है हॉरिजॉन्टल के साथ इस प्लेन का एंगल कम है, अल्फा है, और हम ग्रेजुअली क्या करेंगे इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी अल्फा एंगल पे मास जो है रुका हुआ है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मास नीचे की ओर स्लाइड नहीं कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी एंगल अल्फा था, धीरे धीरे इस एंगल को हम बढ़ाएंगे। एक पॉइंट आएगा, किसी पॉइंट पे जब एंगल थीटा होगा तो ये मास जो है m जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा होगा, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये अपना मोशन जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा। उस समय एंगल पहुंचा है, मान लो उस समय जो एंगल है उसकी वैल्यू आ रही है थीटा। तो भाई ये चीज आप समझ गए होंगे कि जैसे ही एंगल थीटा पहुंच रहा है तो उस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, जस्ट होने वाला है, यानी कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने की कंडीशन आ गई है, यानी फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर चुका होगा। तो भाई इतना ही समझना था इसमें, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम का खेल है। अब क्या हो रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मास रखा है हमने m। तो भाई ये मास अगर m है, नीचे को वेट लगेगा mg, और हमें पता है इस पॉइंट पे जब ये जस्ट स्लाइड होने वाला है, ये एंगल जो है थीटा है। तो भाई मैंने आपको बताया था जब दो लाइन के बीच का एंगल थीटा होगा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल ये भी हो जाएगा थीटा। ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर ये वर्टिकल वाली लाइन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो भाई अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं आगे। तो भाई अब क्या हो रहा है, देखो एंगल जब थीटा हो गया तो इस मास का m जो है इसका वेट नीचे को लग रहा होगा mg, और ये नॉर्मल टू द प्लेन जो है ये है नॉर्मल टू प्लेन, इस वर्टिकल और इसके बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। और जस्ट ये स्लाइड करने वाला है मास, इसकी स्लाइडिंग नीचे की ओर होगी। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब भी इस प्लेन पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आप एंगल बढ़ाओगे
तो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी नीचे की ओर स्लाइड करने की। तो इस मास m का जो स्लाइडिंग रिलेटिव मोशन जो है, वेलोसिटी जो होगी इस मास की वो नीचे की ओर आएगी। वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ये कोशिश करेगी नीचे की ओर जाने की। तो फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था इस मास पे लगेगा इस रिलेटिव मोशन वाली जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट। तो भाई इस केस में जो फ्रिक्शन होगा इसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, और वो होता है म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, ये जो दो सरफेस है, एक ये और एक है ऑब्जेक्ट एम, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आती है एन की। तो भाई अब देखो इसका वेट लग रहा है एम जी, इसका एंगल जो है इस फोर्स का यहाँ से है थीटा, तो यहाँ को इसका कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ रहा होगा एम जी साइन थीटा। तो भाई अभी मैं सरफेस को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं खाली फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट एम का। तो भाई इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो एम जी लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, और एक लग रहा होगा इस सरफेस की वजह से, जो यहाँ पे सरफेस था वो एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा होगा। तो भाई वही कहानी है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर पेनिट्रेट भी नहीं कर रहा है और ऊपर भी नहीं उठ रहा है। तो नॉर्मल टू द सरफेस दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो भाई और म्यू एस इंटू एन जो है जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है, मतलब अभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है, बस जस्ट स्लाइड होने वाला है। तो इस केस में एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड्स अलोंग द सरफेस, और ये है फ्रिक्शन अपवर्ड्स अलोंग द सरफेस, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। इस केस में हमें म्यू एस की वैल्यू निकालनी, कितना आता है इंटू एन यहाँ पे हमें अभी अभी मिला है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। तो भाई इस इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में जो म्यू एस की वैल्यू आती है वो आती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा, और थीटा वो एंगल है जहाँ पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होगी। तो म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लेन था उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हमने इसका एंगल धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया इसको धीरे धीरे। एक पॉइंट आया जब स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, तो उस पॉइंट पे हमने वो एंगल देखा थीटा था, तो म्यू एस की वैल्यू हमें मिलती है टेन थीटा, और इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बढ़ा रहे होते हैं धीरे धीरे, तो एक एंगल ऐसा आता है जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, तो भाई उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो आता है टेन थीटा, यानी कि टेन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज है। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन वाला टॉपिक इतना ही था, और आप अगली वीडियो में हम देखेंगे, थोड़े इसके क्वेश्चन देख लेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।